my name is Pranjal Tripathi, standing in front of you and wishing you all a very good morning. In the previous video, I have taught you about what is thrust, the effect of thrust, pressure, and what is the effect of force and area on the thrust. Today, we will study about the next topic, that is the practical applications of pressure that we see in our daily day-to-day life. प्रैक्टिकली हम लोग प्रेशर के इफेक्ट को कहाँ देखते हैं, आज हम लोग इसी पर ही डिस्कशन करेंगे. ओके, द फर्स्ट एप्लीकेशन इज द स्कूल बैग्स हैव वाइडर स्ट्रैप्स. वाइडर स्ट्रैप्स मींस चौड़ी पट्टी. जो हम लोग बच्चे स्कूल बैग पहनते ना, तो उसकी पट्टी जितनी ज़्यादा चौड़ी हो उतनी ज़्यादा चौड़ी बनाई जाती है. ऐसा क्यों? बिकॉज the more wider the strap is, the less the effect of pressure, because we know that pressure is equal to force upon area. जितनी ज्यादा वाइडर स्ट्रैप होगी वो उतना ही ज्यादा एरिया यहां से यहां तक हमारी शोल्डर पर कवर करेगी, और जितना ज्यादा एरिया कवर होगा उतना ही कम क्या होगा, प्रेशर होगा, बिकॉज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. अंडरस्टूड? कहने का मतलब कि इसीलिए वाइडर बनाई जाती हैं स्ट्रैप्स. किस लिए? कि वो लार्जर एरिया कवर करें, और जितना ज्यादा एरिया कवर करेगी उतना ही कम प्रेशर हमारे शोल्डर पर लगेगा. अगर जितनी पतली स्ट्रिप होगी उतना ही ज्यादा प्रेशर, उतना ही ज्यादा बोझ हमको महसूस होगा हमारे कंधों पर. ओके, नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट एप्लीकेशन, रेलवे ट्रैक्स लाइन ऑन द लार्ज साइज वुडन और कंक्रीट स्लीपर्स. आपने देखा होगा कि रेलवे लाइन जो होती है उसके नीचे हॉरिजॉन्टल स्लीपर्स बिछाया जाता है. तो वो कंक्रीट के भी हो सकते हैं और वुडन भी हो सकते हैं, लेकिन उनको लगाने का पर्पस क्या है, कभी सोचा है आपने? द पर्पस इज टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रेशर ओवर ए लार्ज एरिया. उसका मेन मोटिव यही है कि जब उस पटरी पर या उस रेलवे लाइन पर जब ट्रेन आए तो वो जो प्रेशर जनरेट, जो थ्रस्ट जो है ट्रेन की वजह से जनरेट होगा, उसका इफेक्ट कम नजर आएगा, बिकॉज द एरिया वुड बी लार्जर. मींस कि जब ट्रेन उस लाइन से गुजरेगी तो वो थ्रस्ट उस पूरे लाइन से उस पूरे वुडन स्लीपर या कंक्रीट स्लीपर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. एक तरीके से कह सकते हैं कि एरिया बढ़ जाएगी, और जब एरिया बढ़ जाएगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ट्रेन के गुजरने से उस पर प्रेशर उतना नहीं पड़ेगा. अगर वो यूज नहीं करेंगे तब क्या होगा? अगर कंक्रीट स्लीपर्स यूज नहीं की तो क्या होगा? थ्रस्ट ज्यादा जनरेट होगा. हमको इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट द लाइन विल सिंक इनटू द बॉटम ऑफ द ग्राउंड. वो रेलवे लाइन धंस सकती है. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जब हम यूज नहीं करेंगे तो उतना एरिया, मतलब कि कह सकते हैं कि उतना एरिया जो है वो नहीं कवर करेगी. फोर्स जो है, जो थ्रस्ट है, ट्रेन के द्वारा जो जनरेट किया गया थ्रस्ट है, वो उतने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा. उसका एरिया कम होगा, और कम होगा तो मतलब कि उसके रिजल्ट के कारण हम लोग देखेंगे कि हमारी जो रेलवे लाइन है वो जमीन के अंदर भी धंस सकती है. तो अब आप लोग समझ गए कि ये वुडन कंक्रीट स्लीपर्स क्यों यूज करते हैं? टू इंक्रीज द एरिया. ठीक है, जब एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा. A sharp knife cuts well than a blunt knife. This example I have also told in the previous video. मैंने ये आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक जो शार्प नाइफ है, जो पैना नाइफ है, वो इजिली काटता है वेजिटेबल्स को, रेदर देन ए ब्लंट नाइफ.
क्यों? अगर कोई नाइफ शार्प होगा, उसकी एजेस शार्प होंगी, तो जाहिर सी बात है कि उसका एरिया कम होगा। और अगर ब्लंट नाइफ होगा, जिस ब्लंट नाइफ की एजेस कैसी होंगी? शार्प नहीं होंगी। शार्प नहीं होंगी तो एज अ रिजल्ट वो ज्यादा एरिया कवर करेगा, और जितना ज्यादा एरिया उतना ही कम प्रेशर, और जितनी कम एरिया उतना ही ज्यादा प्रेशर। अब अगर एजेस बिल्कुल शार्प होंगी तो किसी भी आदमी को उस नाइफ पर प्रेशर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रेशर खुद ब खुद अपने आप ही ज्यादा हो जाएगा। क्यों? बिकॉज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। जितनी कम एरिया होगी उतना ही ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा। तो अगर शार्प नाइफ है, उसकी एजेस बहुत शार्प होंगी और उसका एरिया बहुत कम होगा, तो प्रेशर हाईली जनरेट होगा। तो आदमी को कतई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी वेजिटेबल्स काटने के लिए, अपने आप खुद ब खुद कट जाएगी। थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा तो थ्रस्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन उसका इफेक्ट हमको बहुत तेजी से देखने को मिलेगा। अब ब्लंट नाइफ में क्या होगा कि एजेस जो हैं वो शार्प नहीं होंगी, जिसको हिंदी में कह सकते हैं कि मुथरी जो सरफेस है, नॉट शार्प। उसमें क्या होगा कि एरिया बढ़ जाएगी। एरिया बढ़ जाएगी तो प्रेशर घट जाएगा, तो हमको और मेहनत करनी पड़ेगी वेजिटेबल्स को काटने के लिए, और फोर्स लगाना पड़ेगा, और थ्रस्ट लगाना पड़ेगा, तब जाके कट पाएंगे। ओके। द टिप ऑफ द स्ट्रिंग नीडल इज शार्प। इसमें भी सेम प्रोसेस। अगर शार्प नीडल होगी तो कह सकते हैं कि जैसे देखिए ये चौक है, इसको अगर हम नीडल समझें तो ये देखिए यहां पर एजेस शार्प है, ठीक है। तो इसको अगर हम रखते हैं ऐसे, तो तुरंत एक हैमर मारा और ये तुरंत अंदर चली जाएगी। क्यों? बिकॉज दिस एरिया इज वेरी लेस। आप ये देख सकते हैं कि ये एरिया बहुत ही कम है। लेकिन अगर यहीं पर बात की जाए कि अगर इसकी सरफेस ऐसी होती, देखिए कुछ ऐसी होती, देखिए यहां पर ये शार्प नहीं है, शार्प नहीं है, तो इसका एरिया जो है वो बढ़ गया। एरिया बढ़ गया तो जब हमने यहां इसको रखा और इस पर हैमरिंग की तो हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा थ्रस्ट लगाना पड़ेगा। तो इसलिए कोई भी स्ट्रिंग नीडल है, स्ट्रिंग नीडल हो, पिन हो, मतलब कोई भी सुई हो या कोई भी कील हो, उसका जो टिप है वो शार्प बनाते हैं, नुकीला, पॉइंटेड बनाते हैं, ताकि उसका एरिया जो है वो कम रहे। ओके। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट एप्लीकेशन, ए कैमल वॉक्स एंड रन्स इन ए डेजर्ट इजली देन ए मैन। क्यों? बिकॉज द फीट्स ऑफ द कैमल कवर ए लार्जर एरिया देन द फीट्स ऑफ मैन। जो कैमल के जो हैं पैर, वो लार्ज एरिया कवर करेंगे, एंड यू नो दैट द प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो जब कैमल के फीट्स लार्ज एरिया कवर करेंगे मैन के फीट से, तो जाहिर सी बात है कि वो प्रेशर वहां पर कम होगा। कैमल के केस में वो कम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, कम प्रेशर में ही चल देंगे आगे। वाइल इन केस ऑफ मैन के जो पैर होते हैं वो छोटे होते हैं, छोटा एरिया कवर करेंगे। छोटा एरिया कवर करेंगे मतलब ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा चलने के लिए। तो इसीलिए डेजर्ट में मतलब कि हम लोग इजिली नहीं चल सकते। वाइल कैमल्स रन इन द डेजर्ट, उनको क्या बोलते हैं? शिप ऑफ द डेजर्ट इसीलिए कहा जाता है। दे कैन इजिली रन। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे exert very less pressure by their feet on the sand. Now our next application is pressure on the ground is more while walking than when he is standing. मतलब कि किसी एक आदमी की चलता है while he is walking, then the pressure on the ground is more. ग्राउंड
पर प्रेशर ज्यादा लगेगा जब चल रहा है, एंड व्हाइल ही इज स्टैंडिंग द प्रेशर विल बी लेस। क्यों? इसको आप ऐसे समझेंगे कि जब ये मान लीजिए दो पैर, हाथ नहीं है अभी, दो पैर, जब स्टैंडिंग पोजीशन में हैं हम तो दोनों पैर ग्राउंड को ऐसे टच करते हैं, ठीक है। लेकिन जब वॉक करेंगे तो एक पैर ऐसे आगे जाएगा, एक पैर ऐसे 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 करके वॉक करते हैं। तो जब स्टैंडिंग पोजीशन में जब हम लोग खड़े हैं तो हमारे जो पैर हैं वो पूरे के पूरे ग्राउंड को टच करते हैं, मतलब कि हमारे पैरों के द्वारा जो एरिया घेरा गया है, द एरिया कवर्ड बाय आवर फीट इज मोर व्हाइल स्टैंडिंग देन इन केस ऑफ वॉकिंग। जब वॉक करेंगे तो एक पैर ऐसे रहेगा, एक ऐसे रहेगा, ठीक है, ऐसे और फिर ऐसे ऐसे करके वॉक करते ना। तो एरिया डिफरेंस आ गया। जब हम खड़े हैं तो ज्यादा एरिया कवर कर रहे हैं और जब हम चल रहे हैं तो कम एरिया कवर कर रहे हैं। तो व्हाइल वी आर स्टैंडिंग इन द ग्राउंड द प्रेशर इज, कह सकते हैं कि जब हम खड़े हैं ग्राउंड पर तो हमारा एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। व्हाइल स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड द प्रेशर इज लेस, while on walking on the ground the pressure is more, because in that case, in the case of walking, the area is less. So students, this was all about the applications of pressure in our everyday life. I think it is a very interesting topic. Now we will study our next topic, that is pressure in fluids. Now we will discuss pressure in fluids. First of all, we will know what is fluid. Fluid जिसे बोलते हैं कि ये है, this word came from the word flow. Okay, any substance which can flow are called fluids. जो कि फ्लो कर सकते हैं, जो भी पदार्थ हैं जो फ्लो कर सकते हैं उनको ही फ्लूइड कहा गया। अब फ्लूइड्स में दोनों चीजें आ जाएंगी, लिक्विड भी आ जाएगा और गैसेस भी आ जाएंगे। गैसेस के भी मॉलिक्यूल्स फ्लो करते हैं और लिक्विड्स के भी मॉलिक्यूल फ्लो करते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सपोज देयर इज ए कंटेनर दैट कंटेन्स ए फ्लूइड। एक कोई कंटेनर, ओके, इसमें यहां पर फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। तो ये फ्लूइड जो है इस कंटेनर में फिल्ड है। दिस फ्लूइड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये फ्लूइड जो भरा है ये यहां पर इसकी वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करता है, एट द बॉटम ऑल्सो। ओके, ये फ्लूइड जो है इसकी वेसल की वॉल्स पर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, एंड दिस प्रेशर इज ऑल ओवर द, कह सकते हैं कि ऑल ओवर द फ्लूइड। जितनी भी एरिया फ्लूइड ने कवर की है वो उस पूरे एरिया पर एक प्रेशर जनरेट करता है, एंड इट जनरेट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स एंड एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। जिस भी कंटेनर में ये फ्लूइड रखा है उसकी बॉटम और वॉल्स पर भी एक प्रेशर जनरेट करता है। नाउ अगर कोई एक ऑब्जेक्ट इस पर डाला गया,
इस वेसल में अगर कोई एक ऑब्जेक्ट डाला गया, फॉर एग्जांपल एक कोई क्यूब डाला गया, अब ये जो फ्लूइड है ये यहां पर तो जनरेट करेगा ही करेगा प्रेशर इसकी वॉल्स पर कंटेनर की, साथ ही साथ चारों तरफ से इस क्यूब पर भी प्रेशर एक एक्सर्ट करेगा। मींस कहने का ये तात्पर्य है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उस पर डालेंगे तो फ्लूइड जो है उसको उस पर हर एक डायरेक्शन में एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा उस ऑब्जेक्ट पर, जो भी ऑब्जेक्ट डाला है तो उसको चारों तरफ से एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा फ्लूइड उस ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, फिर से समझ लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हमने एक फ्लूइड में डाला, एक कंटेनर में डाला जिसमें कि फ्लूइड था, तो वो फ्लूइड उस पर हर एक डायरेक्शन से कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा, एक्सर्ट करेगा। ओके, दिस लॉ वाज गिवन बाय ब्लेज पास्कल, द ग्रेट मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट। यही लॉ किसके द्वारा दिया गया था? ब्लेज पास्कल के द्वारा। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट to find the expression for pressure। किसी भी एक निश्चित हाइट पर लिक्विड के द्वारा एक्सर्ट या फ्लूइड के द्वारा एक्सर्टेड प्रेशर को हम कैसे फाइंड करेंगे? लेट अस सपोज देयर इज ए वेसल, सिलेंड्रिकल वेसल है, उसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है। ओके, इसको यहां पर बॉटम ले लेते हैं इसका पी क्यू एंड दिस इज आर एस। ऊपर का जो सरफेस है इसको हमने पॉइंट से लेवलिंग कर दी कि इसको पॉइंट का नेमिंग दे दिया हमने पी क्यू एंड आर एस। ओके, नाउ आपको ये पता है कि कोई भी चीज होती है, जैसे फॉर एन एग्जांपल, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस देन इट एक्सर्ट्स ए थ्रस्ट दैट इज इक्वल टू इट्स वेट। एक थ्रस्ट जनरेट करता है जो कि उसके वेट के इक्वल होता है। ये बात आपको पिछले वीडियो में मैंने बताई। नाउ यूजिंग दैट सेम थिंग हियर we can calculate the thrust generated by fluid। थ्रस्ट जो है फ्लूइड के द्वारा जनरेट की गई वो किसके इक्वल होगी? इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड। अब वेट का फॉर्मूला आपको पता है, वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास किसका? इस पूरे फ्लूइड का जो इसमें भरा हुआ है। अब मास कहां से आएगा? वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हमको पता है कि डेंसिटी जो है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहां से m इज इक्वल टू d इंटू v मीन्स डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यही यहां पर m की जगह हमने पुट कर दिया, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू g। ओके, नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड? वॉल्यूम क्या होगा लिक्विड का? आप देख सकते हैं कि ये PQ जो है ये एक तरीके का सर्कुलर बेस है। वेसल जो है हमने लिया था वो सिलेंड्रिकल वेसल था। सिलेंड्रिकल वेसल का जो एक तरीके से क्या कह सकते हैं, जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल के तौर पर आपको ये दिखा कि ये देखिए आप सिलेंड्रिकल वेसल है, इसमें अगर फ्लूइड डाला तो जो बेस है इसका ये देखेंगे आप कैसा है, सर्कुलर। ओके, अब ये जो बेस सर्कुलर है
इसको अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम कवर्ड बाय दैट लिक्विड इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। लेट अस सपोज दिस हाइट इज h और ये जो एरिया है बेस का ये a मान लिया हमने, तो d इंटू a इंटू h इंटू g, वॉल्यूम की जगह क्या हमने पुट कर दिया a इंटू h। कैसे? क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका बॉटम का इंटू हाइट, ये बन गया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की जगह हमने क्या पुट कर दिया a इंटू h। नाउ थ्रस्ट कितनी निकली a इंटू h डी जी, ये हमारा निकला थ्रस्ट जो कि इस फ्लूइड के द्वारा जनरेट किया जा रहा था बॉटम पर। किसके बॉटम पर? सिलेंड्रिकल वेसल के बॉटम पर। अब वी नो दैट हमको निकालना क्या है? प्रेशर निकालना है। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? थ्रस्ट अपॉन एरिया। वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब थ्रस्ट का जो हमें यहां पर एक्सप्रेशन मिला था इसी को हम यहां पर पुट कर देंगे, a इंटू एच डी जी अपॉन ए टू ए कैंसिल। तो प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या है? एच डी जी। इट मीन्स द प्रेशर exerted by the fluid on the vessel depends upon three factors: height, density and acceleration due to gravity। अब ये तीनों हैं क्या? हाइट मतलब इस फ्लूइड की हाइट, बॉटम से फ्लूइड किस हाइट तक है, दैट इज h। d is the density of fluid that is filled in this container। D है डेंसिटी। फॉर एग्जांपल अगर वाटर यूज करेंगे तो उसकी डेंसिटी अलग होगी, अगर यहां पर कोई ऑयल भरा होगा तो उसकी डेंसिटी अलग होगी। तो D इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड दैट इज फिल्ड इन दिस कंटेनर। व्हाट इज G? G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी की हम वैल्यू जनरली क्या लेते हैं? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेसिकली हम ये देखेंगे कि G की वैल्यू जनरली हर जगह सेम होती है नियर द एरियाज नियर द इक्वेटर। तो G तो कांस्टेंट एक तरीके से रहा 9.8। तो यहां पर जो प्रेशर डिपेंड किया वो मेजरली दो फैक्टर्स पर डिपेंड किया, इट मींस द हाइट एंड द डेंसिटी। ओके, सो स्टूडेंट, दिस वाज द एक्सप्रेशन फॉर, or we can say the derivation for the expression of pressure that is filled in a container. There are some examples given in your book. You have to go through them, and if you feel any kind of doubt, then you can ask in your WhatsApp group. Now, on page number 152, there are some numericals given. Try yourself. Let's discuss them one by one. Sarah, the first one is Sarah pushed a drawing pin of area 10 to the power minus 4 centimeter square against a wooden table with a force of 10 Newton. Calculate the pressure exerted on the ground by her. First of all, we will note down what is given. Given is the area of the drawing pin. Area is equal to 10 to the power minus 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर ध्यान देने वाली बात यही है कि आपको एरिया देखनी है मीटर स्क्वायर में दी है या नहीं। तो यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दी है, सबसे पहले इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर, ये हो गया 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर स्क्वायर। एंड द फोर्स इज गिवन, force is given 10 न्यूटन। अब आपके पास
फोर्स है, एरिया। आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला गया है? प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया या थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट और फोर्स है तो एक ही। तो यहां पर फोर्स गिवन है 10 न्यूटन, एरिया है आपकी 10 टू द पावर माइनस 8। 10 टू द पावर माइनस 8 ऊपर गया, 10 इंटू 10 टू द पावर 8 हो गया। तो यहां पर आंसर आ गया 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 टू द पावर 9 पास्कल, बिकॉज जनरली हम लोग प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट यूज करते हैं? पास्कल। नाउ कमिंग ऑन द सेकेंड न्यूमेरिकल, when a thrust of 20 Newton is applied on a surface area of 10 centimeter square, find the pressure. Very simple. आपको क्वेश्चन में दिया गया है थ्रस्ट दी गई, ठीक है, और प्रेशर पूछ रहा है। थ्रस्ट दी गई है कितनी? 20 न्यूटन। एरिया कितना दिया गया है? एरिया आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फिर से अगेन यहां पर देखेंगे आप कि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, तो इसको सबसे पहले मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 इंटू 10 टू द पावर 4 माइनस 4 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर। अब यहां से हमको पता है प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया या फोर्स अपॉन एरिया। यहां पर वैल्यू पुट की 20 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 3, ये हो गया 20 इंटू 10 टू द पावर 3, 2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 2 इंटू 10 टू द पावर 4 पास्कल। वेरी सिंपल, केवल वैल्यूज पुट करनी है आपको बस, और ये देखना है कि एरिया आपको मीटर स्क्वायर में दी गई है या नहीं दी गई है। The third question is, which will exert more pressure, a 100 kg mass or on 10 meter square or 50 kg mass on 4 meter square? कौन ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा? This question you have to do by your own. ये आप करेंगे और मुझे दिखाएंगे। इसमें कुछ एक एक्स्ट्रा चीज कुछ भी नहीं है, कह सकते हैं कि बिल्कुल वैसे ही है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर टाइप। 2 केसेस होंगे। पहले केस में आपको क्या दिया है? 400 kg मास दिया गया है जो कि 10 मीटर स्क्वायर एरिया पर एक्ट कर रहा है। दूसरे केस में आपको 50 kg मास दिया गया है जो कि 4 मीटर स्क्वायर एरिया पर एक्ट कर रहा है। तो आपको फाइंड करना है कि पहले केस में प्रेशर ज्यादा होगा या दूसरे केस में। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, एन आयरन क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज केप्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल इफ द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, देन फाइंड द प्रेशर ऑन द पार्ट ऑफ द टेबल वेयर द क्यूब इज केप्ट। कह सकते हैं कि एक क्यूब है जो कि एक टेबल पर रखा हुआ है, ठीक है। लेट अस नोट डाउन द गिवन थिंग्स फर्स्ट। Side means S is given 10 centimeter. Side of the cube is given 10 centimeter and density is given 8000 kg per meter cube. 8000 kg per meter cube. Find the pressure on the part on which it is kept. Pressure आपको find करना है। अब we know that pressure is equal to thrust upon area। अब thrust जो है वो क्या है? जो क्यूब है वो अपने वेट के इक्वल ही तो थ्रस्ट जनरेट करेगा, थ्रस्ट अप्लाई करेगा उस पर टेबल पर।
क्योंकि टेबल पर वो रखा है तो अपने वेट के इक्वल ही थ्रस्ट वो जनरेट करेगा, थ्रस्ट अप्लाई करेगा टेबल। तो थ्रस्ट यहाँ पर इज इक्वल टू हो गया, वेट का फॉर्मूला होता है m/g अपॉन a। अब देखेंगे आप g की वैल्यू हमको पता है 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये अभी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा क्योंकि हमारे पास s दिया गया है। मास हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैसे? ये डेंसिटी से। अभी मैं आपको बताता हूं कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालें। साइड आपको देखेंगे 10 सेंटीमीटर दिए, 10 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.1 मीटर। ओके, अब 0.1 मीटर ये हो गया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि नीचे का एरिया है, बॉटम जो कि टच कर रहा है, ठीक है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? 0.1 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 0.01 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? हमारे पास एरिया आ गया, जी आ गया, हमें निकालना है मास। मास किसका? उस क्यूब का। ठीक है, नाउ मास को निकालने के लिए मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब यहां से मास को निकालने के लिए डेंसिटी हमारे पास है, वॉल्यूम में। अब वॉल्यूम निकालने के लिए आपको पता है कि किसी भी क्यूब की वॉल्यूम क्या होगी? साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 ये हो गया 0.001 मीटर क्यूब। अब देखेंगे आप, वॉल्यूम आपके पास आ गया, ये मास का फॉर्मूला है, वॉल्यूम आ गया, डेंसिटी दी, तो यहां से मास इज इक्वल टू, डेंसिटी है 8000 इंटू 0.001 इज इक्वल टू हो गया 8 kg। यहां पर 8000 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मास कितना आ गया? 8 kg आ गया। अब देखेंगे कि इस फॉर्मूले में हमारे पास सब कुछ आ गया। प्रेशर निकालने के लिए मास आ गया, मास निकला 8 kg, ग्रेविटी आ गई जो कि है 10 अपॉन एरिया। एरिया आप देखेंगे ये निकला 0.0। अब ये 0.01 का पॉइंट हटाया, ऊपर 2 0 बढ़ाया, तो यहां से कितना आ गया? 8 इंटू 1000 प्रेशर पास्कल में। तो कह सकते हैं कि 8000 पास्कल इज द प्रेशर। दिस इज योर आंसर। Okay, now coming on the next numerical, Vibha placed a block of weight 50 Newton and the area is 10 to the power minus 3 meter square on the sand. Find the pressure. कुछ नहीं है बेटा, सब आपको दिया गया है क्वेश्चन में। वेट दिया गया है, वेट मतलब वेट इज इक्वल टू थ्रस्ट, और आपको एरिया भी दिया गया है जो कि मीटर स्क्वायर में है। कोई भी कन्वर्ट नहीं करना, सीधे पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप होमवर्क में करेंगे एंड पेन पेपर टेस्ट 5 ऑल्सो, एंड इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू विल आस्क। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।